नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संज्ञा के विकारों पर बात करेंगे और संज्ञा का पहला विकार है लिंग, या मैं यूँ कहूँ कि संज्ञा की व्याकरणिक कोटियाँ क्या हैं, तो उसमें पहला लिंग है। लिंग एक ऐसा विषय है जिसका आरंभ हम तीसरी कक्षा में कर देते हैं, बच्चों को इसके विषय में बताने लगते हैं, लेकिन कक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं और विद्यार्थियों में एक भ्रम की स्थिति 10वीं कक्षा तक बनी रहती है। तो मैं आज उन्हीं गुत्थियों को खोलने का प्रयत्न करूंगा जो गुत्थियां इस विषय के अंदर है। तो देखेंगे लिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि लिंग कहेंगे किसे। तो लिंग का अर्थ होता है पहचान का चिन्ह। हर एक प्राणी के शरीर पर एक ऐसा चिन्ह है जिससे उसकी पहचान होती है, क्योंकि मोटे तौर पे हम संसार में जितने भी प्राणी हैं उन्हें दो रूपों में देखते हैं, एक पुल्लिंग रूप में और एक स्त्रीलिंग। दो रूपों में उनको देखा जाता है। तो ऐसा कोई ना कोई चिन्ह है जो हमें ये बताता है कि ये पुल्लिंग है या ये स्त्रीलिंग है। तो लिंग की एक का अर्थ हुआ पहचान का चिन्ह। अगर इसकी मैं परिभाषा करूं तो इसकी परिभाषा ये होगी कि संज्ञा के जिस रूप से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग का काम है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का बोध, नर या मादा होने का बोध, दोनों प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो हम इसको मोटे तौर पे सबसे पहले दो भागों में मैं बांट रहा हूं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है? बहुत सरल ये बातें सुन रखी हैं आपने, बड़ी बात नहीं है। जिसमें जो गुत्थियां हैं उन पे आऊंगा। ये सरल है, सीधी बात है। नर और ये मादा दो रूपों में हम देख सकते हैं। आप नर का अर्थ केवल पुरुष से न लें, मनुष्य जाति से न लें। नर का अर्थ यहाँ मेल मेंबर है, चाहे वो किसी भी प्राणी से जगत से संबंध रखता हो, किसी जानवर से, पक्षी समूह से, कहीं से हो, तो उसका जो मेल मेंबर है हम उसको नर रख रहे हैं और जो फीमेल मेंबर है उसको हम मादा रख रहे हैं। इतनी सी बात है। मैं यहाँ आदमी औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से उस बात को समझा जाए, इतनी सी बात है। तो ये पुल्लिंग की परिभाषा क्या दे सकते हैं? जो नर होने का बोध कराए, या लिंग के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से नर होने का बोध हो वो पुल्लिंग, और संज्ञा के जिस रूप से मादा होने का बोध हो वो स्त्रीलिंग। अब ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। मैं इसी को और विस्तार से बात करूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपको इन दोनों का बोध है कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये बात हम समझने का प्रयत्न करेंगे। यहां सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं बात करना चाहूंगा प्राणियों की। प्राणी जगत की बात हम करेंगे। सीधी सी बात, मैं सजीव की बात करना चाहूंगा, लेकिन सजीव के अंदर मैं वनस्पतियों को छोड़ रहा हूं, पेड़ पौधों को छोड़ रहा हूं, केवल प्राणी जगत की बात मैं कर रहा हूं। उसके अंदर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का क्या नियम रखें कि कैसे हम उसका काम करें। अब यहां क्या है, अब इसके अंदर भी दो बातें हैं। प्राणी जगत में भी इसको समझने के लिए मैं दो तरीके ले रहा हूं। पहला तरीका कि मैं यहां पर मनुष्य जाति को ले रहा हूं और मनुष्य जाति में संबंधों को ले रहा हूं कि इस पर कौन सा रूल लागू करें। जो हमारे संबंध हैं इन पे क्या नियम लागू हो। प्राय बड़ा भ्रम है,
अब देखिए मैंने लिख दिया दादा, एक संबंध है। मैंने लिख दिया मामा, एक संबंध है। भाई एक संबंध है। साला एक संबंध है। जीजा एक संबंध है। अगर मैं इन संबंधों की बात करूं तो ये सभी ने सुन रखे हैं, ऐसा कुछ भी मैंने लिखा नहीं है। लेकिन अब आपके मन में होगा कि सर तो बड़ी सरल बात कर रहे हैं, क्या सिखाना हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप दादा का स्त्रीलिंग बदलेंगे तो आप बिल्कुल दादी कहेंगे, मामा का आप मामी कहेंगे, भाई का आप बहन कहेंगे, आप कह रहे हैं, साला का आप साली कहेंगे, आप कह रहे हैं। और अब गड़बड़ हो गई, देखिए पांचवा जीजा, अब आप जीजा को क्या कहेंगे। तो ये गलत तरीका हो गया। यहां एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं कि जब इस प्रकार से संबंधों की बात हम करें तो हमें क्या सूत्र लगाना चाहिए। तो यहां जब भी संबंधों की बात हो, और मैं बात कर रहा हूं केवल हिंदी की, मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अन्य किसी भाषा की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदी में हमारे यहाँ जो संबंध हैं मैं केवल उन्हीं की बात कर रहा हूं, और विशेषकर भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं। क्योंकि अंग्रेजी का अपना लिंग परिवर्तन का नियम है, उनके अपने तरीके हैं, मैं उन पे नहीं जा रहा, मैं केवल हिंदी भाषा की बात करूंगा। तो हमारे यहाँ जब भी संबंधों के लिंग परिवर्तन करने हों तो उस मामले में पति पत्नी का एक नियम रहता है। तो हमें भाई का जब लिंग परिवर्तन करना है तो बहन नहीं बनाना, भाभी बनाना है। और ऐसी साला का अगर लिंग परिवर्तन करना है तो हमें सलहज बनाना है, और जीजा का बहन बनाना है। अगर आपने कुछ और कर दिया तो कोई और छूट जाएगा। अभी देखिए ना, अगर अपने भाई का बहन बना दिया होता तो जीजा अकेला रह जाता। तो इस प्रकार से जीजा का साली बना दिया होता तो साडू अकेला रह जाता, क्योंकि साडू के साथ किसको जोड़ते फिर आप। तो इसका ख्याल करना आपको। तो एक तरीका तो ये है कि हम संबंधों की बात करते हैं जब भी, और केवल मनुष्य जाति, क्योंकि संबंध केवल मनुष्य जाति में हैं। संसार में और जितने भी प्राणी हैं उनमें संबंध नहीं होते। क्योंकि आप देखें, कुत्ता, गाय, भैंस, इनमें कहाँ संबंध है, पता ही नहीं होता कि किसका पिता कौन है, किसका भाई कौन है, जिसका बहन कौन हो, मामा, फूफा, चाचा, काका, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो सब बता पाना संभव नहीं है। तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होता लिंग बदलने में, लेकिन केवल मनुष्य जाति के जो किनशिप हैं, संबंध हैं, वहाँ ये नियम लागू होता है। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये मानिए कि 99% ये फॉर्मूला सही जाता है। कहीं कहीं कुछ ऐसे तत्सम शब्द हैं जहाँ ये नियम लागू नहीं होता। जैसे मैं एक बात करूँ, इस प्रकार से एक आध ऐसे शब्द हो सकते हैं जहाँ ये, जैसे एक शब्द अनुज ले लूँ मैं। अब अनुज आप जानते हैं कि छोटे भाई को कहते हैं, और अनुज का अगर मैं बनाऊं तो अनुजा बनाना पड़ता है मुझे, छोटी बहन। तो यहाँ पति पत्नी का नियम लागू नहीं हुआ, लेकिन 99% ये नियम लागू होता है। कुछ ऐसे हैं जहाँ ये नियम लागू नहीं होता है। किस प्रकार से याद रखने का सरल तरीका है। ये गलतियाँ कई बार मैंने पेपर में होते देखी हैं, तो यहाँ इसका आप ख्याल रखेंगे। तो ये एक तरीका तो ये था हमारा लिंग को समझने का। अब आपके पास दूसरा तरीका क्या है कि अन्य प्राणी हो तो क्या करें। अब मनुष्य जाति के अंदर ही और भी लिंग बदलने पड़ते हैं। अब मैं बात करूं जो पद हैं, अब पद कोई भी हो सकता है। अब पद में लिंग परिवर्तन का फॉर्मूला क्या निकालें। अब जैसे अध्यापक है, एक पद है। अब यहाँ दास है, एक पद है। सेवक है, पद। तो ये पद हैं कुछ इसी प्रकार से। तो इनके लिए क्या करें, नायक हो गया। यहां वो पति पत्नी वाला नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक का आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अध्यापिका स्त्रीलिंग बना देते हैं। तो यहां
वो पति पत्नी वाली बात नहीं रहती है, दास का दासी बना देते हैं और सेवक का सेविका बना देते हैं, नायक का नायिका बना देते हैं। अब ये प्रोफेशन है, अध्यापक एक प्रोफेशन है, दास भी एक प्रोफेशन है, सेवक भी एक प्रोफेशन है, नायक भी एक प्रोफेशन है, सबके अपने काम हैं। अब दुनिया में जितने काम हैं, व्यवसाय हैं या जातियां हैं, वहाँ ये बात नहीं बनती कि दास की पत्नी दासी ही हो, कोई ज़रूरी थोड़ा ही है। या एक किसी, मान लीजिए मेरे यहाँ कोई नौकर है और उसकी पत्नी आ गई और मैं उसको भी नौकरानी बुला लूँ तो गलत हो जाएगा। कोई ज़रूरी थोड़े है कि नौकरी की पत्नी भी नौकरानी हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि अध्यापक की पत्नी अध्यापिका हो। अध्यापक की पत्नी कुछ और भी हो सकती है, कोई ज़रूरी है कि वो अध्यापिका हो। तो ये यहाँ ऐसा नहीं है। पदों के मामले में आपको ये नहीं करना, पदों का मामला भिन्न है। यहाँ पति पत्नी का नियम नहीं रहेगा। यहाँ आपको एक सामान्य समझ का प्रयोग करना है कि दास तो दासी, अध्यापक तो अध्यापिका, सेवक तो सेविका, नायक तो नायिका। तो ये एक बात थी, तो यहाँ हमें इसका ख्याल रखना है। अब मैं बात करूँ अन्य प्राणियों की, तो अन्य प्राणियों में हमें एक ही चीज़ देखनी है कि जैसे मैंने कहा शेर, तो ये इसका हम शेर नहीं बनाते हैं। हमें ये देखना है कि उस प्राणी के अंदर, उस प्राणी जाति में जो मादा रूप है वो उसका स्त्रीलिंग है। अब वो उसकी पत्नी है या नहीं है ये विचार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया कि अन्य जानवरों में या पक्षियों में इस प्रकार का मामला नहीं होता है। तो शेर की को हम शेरनी ही लिखेंगे, ऐसे को गधा को हम गधी लिख देंगे। तो यहां अब मोर को हम मोरनी लिख देंगे। यहां पर वो पति पत्नी वाली बात नहीं, केवल इतनी सी बात है कि हम जानते हैं कि मोर नर है तो मादा जो है वो मोरनी है। तो इस प्रकार से तो ये चलेगा। तो ये एक तीसरा तरीका था मेरा लिंग के विषय में एक समझ पैदा करने का। अब आपके सामने एक समझ आपके दिमाग में पैदा हो गई कि किस प्रकार से हमें लिंग बदलना है। अब एक उलझन आपके सामने लेके आ रहा हूं। अब आप आराम से बदल सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रोफेशन है तो कैसे बदलना है, और संबंध है तो कैसे बदलना है, और प्राणी है तो कैसे बदलना है। इस पर एक बात करते हैं, कुछ और शब्द रखते हैं। जैसे मैंने एक शब्द रख दिया बाज, एक शब्द रख दिया मैंने बाज। अब बाज का लिंग परिवर्तन करना है। अब क्या करेंगे आप? बाज तो प्राणी है और बाज की पत्नी कोई तो होती होगी। लेकिन एक बात गौर करने की है, जब मैं गाय को देखता हूं और बैल को देखता हूं तो दोनों के शारीरिक सौष्ठव में एक अंतर नज़र आता है, एक उनका पहचान का चिन्ह नज़र आता है कि ये गायें और ये बैल। लेकिन जब मैं बाज और बाज की को जो मादा रूप है उन दोनों को देखता हूं तो मैं अंतर नहीं कर पाता। अंतर कर पाने में बड़ी परेशानी होती है। इसी प्रकार से मैं एक शब्द रख दूं इधर, छिपकली। मैं छिपकली को भी देखता हूं तो मेरे लिए अंतर कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे ही मैं मच्छर को देखता हूं तो भी कठिन हो जाता है। जबकि स्वाभाविक सी बात है, अगर इन जातियों में प्राणी जगत के अंदर आगे और विकास हो रहा है, इनकी नई पीढ़ियां आ रही हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इनके अंदर नर और मादा दोनों होते होंगे, लेकिन दिखाई नहीं देते। ऐसे ही खरगोश है। अब खरगोश को भी देखें तो दूर से देखने पे बता पाना संभव नहीं होता कि ये नर है या मादा है। अब इनका क्या करें? अब इसे मैं पुल्लिंग कहूँ, इसे मैं स्त्रीलिंग कहूँ, या इसे मैं स्त्रीलिंग कहूँ, पुल्लिंग कहूँ, बड़ा कन्फ्यूजन हो गया इन चारों पर अगर आप गौर करें तो। अब इसके लिए एक नियम बना दिया। सामान्य तौर पर जब मैं बाज का वाक्य में प्रयोग करता हूं, या सामान्य तौर पे मैंने आकाश में उड़ते हुए बाज को देखा, तो मैं क्या कहूंगा? बाज उड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ही शब्द है, बाज उड़ रहा है। अब जब हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं और उसका केवल पुल्लिंग रूप
प्रयोग करते हैं। मैंने कहा कि बाज उड़ रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बाज उड़ रही है, इसे मैं केवल पुल्लिंग रूप में देख रहा हूं। तो जिन प्राणियों को हम केवल पुल्लिंग रूप में देखते हैं उनका प्रयोग जब हम पुल्लिंग रूप में ही करते हैं लिखते वक्त, तो हम उसे एक नाम दे देते हैं यहां पर नित्य पुल्लिंग। तो इसे हम नित्य पुल्लिंग कहेंगे। अब एक प्रश्न उठ गया कि नित्य पुल्लिंग का अगर मुझे वचन बदलना हो तो मेरे पास एक तरीका है, मैं उसके आगे मादा लगा दूंगा। तो मैं ऐसे पुल्लिंग शब्द जो केवल पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं वाक्य के स्तर पर और आम बोलचाल के अंदर, अगर उनका लिंग परिवर्तन करना हो तो उनके आगे हम मादा शब्द का प्रयोग कर देंगे। लेकिन सामान्य भाषा में मैं इस प्रकार से नहीं बोलूंगा कि मादा बाज उड़ रही है, क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, पहचान का चिन्ह प्रकट नहीं है और पहचानना कठिन है कि वो मादा है या नर है। तो उसके लिए हमने सामान्य प्रयोग कर दिया कि बाज उड़ रहा है। अब मैं बात करूं छिपकली की। अब देखिए, किसी ने ये कहा है कि छिपकली चल रहा है, सभी ये कहते हैं कि छिपकली चल रही है। दीवार पर छिपकली रेंग रही है, दीवार पर छिपकली रेंग रहा है, ऐसे कोई नहीं बोलता। अब यहाँ इसे हम स्त्रीलिंग रूप में देखते हैं, पुल्लिंग रूप में देखते ही नहीं, तो मैं इसे कहूँगा नित्य स्त्रीलिंग। तो ये, और जब किसी नित्य स्त्रीलिंग का हमें लिंग परिवर्तन करना हो तो उसे उसके हम उल्टा लिख देते हैं, उसे हम कह देंगे नर छिपकली। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे यहाँ हैं। इसी प्रकार से मच्छर है। अब आप जानते हैं कि मच्छर उड़ रहा है। अब मच्छरी तो कुछ होता नहीं है, बाज का बाजनी तो कुछ होता नहीं है, छिपकली की छिपकला तो कुछ होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, खरगोश का खरगोशनी कह तो देते हैं गाँव में, बट ऐसा करना नहीं है। तो मच्छर का हम जब बदलेंगे तो मच्छर क्या हो गया, नित्य पुल्लिंग हो गया। और इसका बदलेंगे तो मादा मच्छर कर देंगे, तो ये मादा मच्छर हो जाएगा। और इसी प्रकार से खरगोश पुल्लिंग रूप में है, खरगोश दौड़ रहा है, तो ये नित्य पुल्लिंग ही है, तो इसका भी बदलेंगे तो मादा खरगोश कर देंगे। तो यहाँ अब आपको मैंने दो विचारधाराएं और दे दी, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक नित्य पुल्लिंग और एक नित्य स्त्रीलिंग, इस प्रकार से। अब एक और बात करते हैं। यहां आपने बात की, अब आपको अगर लिंग परिवर्तन करना हो तो आपके पास चार प्रकार से संभावनाएं, चार बातें आ गई कि एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है जिसका सीधा बदल जाता है, और एक दूसरा तरीका है जिसका हमें दिखाई ना देता हो लिंग का पहचान का चिन्ह, उसके लिए हम नर या मादा का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए अब एक प्रयास और कर देते हैं। अब मान लीजिए एक शब्द आ गया प्रधानमंत्री। अब बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रधानमंत्री का लिंग बदल दीजिए, पहले तो ये निर्धारण करना पड़ेगा कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, या एक और दो बातें हमने आगे लिखी थी, ये नित्य पुल्लिंग है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, या ये नित्य स्त्रीलिंग है। चार बातें हमारे पास हैं कि प्रधानमंत्री को मैं पुल्लिंग की श्रेणी में रखूं या स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखूं, या मैं इसे नित्य पुल्लिंग की श्रेणी में रखूं या नित्य स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखूं। अगर आप इसको पुल्लिंग की श्रेणी में लिखेंगे तो सीधी सी बात है, इसका लिंग बदल दीजिए, फिर नरमादा लगाने की जरूरत रहेगी नहीं। प्रधानमंत्री का क्या करेंगे, प्रधानमंत्राणी, सुना तो नहीं है ऐसा हमने कि प्रधानमंत्राणी कुछ होता है, इसका मतलब ये गलत जवाब हो गया। और मैं ये भी कह नहीं सकता कि मादा प्रधानमंत्री, अब मादा प्रधानमंत्री कुछ होता नहीं है। अब मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे जो प्रधानमंत्री है वो पुल्लिंग रूप में है, नर है। और इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख दूं कि प्रधानमंत्री आ रही हैं, तो दूसरे वाले वाक्य से आपको पता चला कि जो प्रधानमंत्री है वो महिला है, और ऊपर वाले मामले से पता चला कि प्रधानमंत्री है वो पुरुष है। तो यहां आपने देखा ये दोनों रूपों में चलता है, और केवल क्रिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार के शब्द जो दोनों लिंगों में प्रयोग किए जा सकते हैं,
या जिनका अपना कोई अलग से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता, ये पद होते हैं। तो प्रधानमंत्री को फिर इसके लिए एक नई श्रेणी मैंने दे दी, जिसका लिंग बदलना संभव न हो, उसे हम उभय लिंग कह देते हैं। ये एक पांचवा है आपके ऐसा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग और उभय लिंग। तो जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर भी इसी प्रकार से, अब यूँ तो गांव में कहता है डॉक्टरनी, अब डॉक्टरनी कुछ नहीं होता, डॉक्टर ही होता है। इसका बड़ा ध्यान रखेंगे आप। प्रधानमंत्री, इंजीनियर, अब इंजीनियर इंजीनियर ही रहेगी या रहेगा, दोनों उसके लिए पद है वो, तो उसके लिए आप इस प्रकार का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब डाकिया डाकिया ही रहेगा। अब डाकिया की पत्नी, अब मान लीजिए कोई लड़की है और वो डाकिया का डाक बांटने का काम करती है, तो डाकिया ही कहलाएगी, उसको और कुछ नहीं कहना हमें, क्योंकि उभय लिंग है। तो इसका ख्याल रखना है आपको कि मैंने आपको 5 विचारधाराएं दे दी हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग और उभय लिंग। तो ये 5 स्थितियां हैं। अब कुछ और बातें करते हैं लिंग के विषय में। कि लिंग बदलें कैसे, थोड़ा सा इस पर बात हम करेंगे कि कैसे बदलें। और इससे पहले एक बात और भी है कि निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनका लिंग का कैसे पता चले। हमारे हिंदी के अंदर तो हर एक निर्जीव वस्तु का हमने कोई ना कोई लिंग बना लिया है। अब निर्जीव का लिंग निर्धारण कैसे हो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला हमारा हिंदी में है। निर्जीव का लिंग निर्धारण, सजीव के तो हमने तरीके देख लिए और मैंने वो सारे तरीके आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब हमारे यहाँ तो हर एक चीज़ का लिंग है। ये एक बड़ा ही विचित्र मामला है। अन्य भाषा भाषी को हिंदी में आके अगर लिंग सीखने पड़ जाए तो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए बड़ा मुश्किल है। हम इसलिए सीख पाते हैं क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं और हम बचपन से सुन रहे हैं। अब देखिए हमारे यहाँ तो पता, पंखा बोला पंखा पुल्लिंग, बोला कुर्सी बोला स्त्रीलिंग है, पेन पुल्लिंग, पेंसिल स्त्रीलिंग। अब ये कैसे पता चले भाई कौन सी वस्तु पुल्लिंग है और कौन सी वस्तु स्त्रीलिंग है। अब बोला नदी जी स्त्रीलिंग, पहाड़ बोला पुल्लिंग। अब मैं कहूँ गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, गोमती बह रही है, तो यहाँ मैं एक बार भी ये नहीं कह रहा कि गोमती बह रहा है, गंगा बह रहा है। सभी नदियाँ हमें स्त्रीलिंग नजर आती हैं, पहाड़ हमें पुल्लिंग नजर आते हैं। हिमालय बड़ा ऊंचा पर्वत है, कभी किसी ने कहा कि हिमालय बड़ी ऊंची पर्वत है। तो ये हमारे यहाँ इसको कैसे पता चले। अब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल न होकर केवल और केवल एक बोध है जो जन्म से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और उस बोध का एक तरीका क्या है कि जब भी जो निर्जीव वस्तुएं हैं आप 2 चीज़ों का प्रयोग करें। अगर उसका वाक्य में प्रयोग कर लेंगे और उसके साथ जो क्रिया रूप आएगा वो उसके लिंग का पता आपको दे देगा। जैसे मैं बात कर लेता हूं कलम, एक शब्द है कलम और एक शब्द है कुर्सी, एक शब्द है पेन और पंखा। ये सभी निर्जीव हैं, आप देख रहे हैं। अब इनका लिंग निर्धारण करने का तरीका कैसे है, अभी देखिए। और लीजिए कुछ पेय पदार्थ की बात कर लेते हैं। चाय है, चीनी है, चावल है, चाय चीनी चावल। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया कलम क्या है, कुर्सी क्या है, पेन क्या है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यहाँ 2 ही रूप में निर्जीव जो है उनका वो केवल 2 ही रूपों में है हमारे पास, या तो पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है। वो नित्य पुल्लिंग नित्य स्त्रीलिंग वाला मामला नहीं है, क्योंकि ये रिक्रिएशन नहीं करते हैं। पुल्लिंग का निर्जीव का कोई रिक्रिएशन नहीं है, तो हम केवल उनको 2 ही रूपों में बांटते हैं, या तो पुल्लिंग रूप में या तो स्त्रीलिंग रूप में। तो कैसे पता चलेगा। कलम टूट गई, अब मैंने टूट गई लिखा है, कलम टूट गया नहीं लिखा, तो गई तो मतलब स्त्रीलिंग है। और अब देखिए दूसरा तरीका, कुर्सी छोटी है, ये दूसरा तरीका अपनाया मैंने कुर्सी के विशेषता का बात कर ली।
अब यहाँ तो विशेषण से या तो क्रिया से आप दो तरीकों से निर्जीव वस्तुओं के लिंग का पता लगा सकते हैं। छोटी आप जानते हैं स्त्रीलिंग होता है। और पेन, अब पेन टूट गया, अब पेन को मैंने नहीं कहा, पेन टूट गया। पंखा चल रहा है, अब आप मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप पता चल जाएगा। अब बताइए चाय मीठा होता है कि चाय मीठी होती है? अब चाय तो भैया मीठी होती है हमारे यहाँ तो। हाँ, हो सकता है कि बिहार और पूर्वी यूपी में आप चले जाएंगे तो वहाँ चाय मीठा भी हो जाता है, या बंगाल के अंदर भी चाय मीठा होता है, लेकिन वहाँ लिंग और वचन का निर्धारण नहीं है। लिंग और वचन का निर्धारण न होने की वजह से इस प्रकार की परेशानियाँ हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें खड़ी बोली जहाँ बोली जाती है, जिन क्षेत्रों में खड़ी बोली का प्रचलन है, वहाँ इनको लेके एक निश्चितता है, तो मैं केवल उन्हीं की बात करता हूँ। लेकिन फिर भी चीनी, अब आप जानते हैं चीनी मीठी होती है, और चावल पकाया जाता है कि पकाई जाती है? तो चावल तो पकाया ही जाता है ना, तो चावल पकाया जाता है। अब आप जानते हैं पकाया जाता है तो पुल्लिंग है। अब इसमें कुछ बताना नहीं रहा, सारी बात ऐसे वाक्य के माध्यम से स्पष्ट हो गई कि यदि आप उनके साथ क्रिया रूपों का या विशेषण का प्रयोग कर लेंगे। देखिए यहाँ मैंने विशेषण का प्रयोग किया और बाकी मैंने क्रिया रूपों का प्रयोग किया, तो क्रिया रूपों के प्रयोग से और विशेषणों के प्रयोग से निर्जीव के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब मुझे बताना नहीं है स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से इसका काम हम कर सकते हैं। तो अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरा होगा। और इसमें एक सामान्य समझ काम करती है, बाकी सब तो वर्तनी का मामला है। एक सामान्य समझ हमें हो जाए तो बहुत बड़ी बात रहती नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, तो जैसे मैंने कहा छात्र, छात्र, अब कुछ पुल्लिंग रूप लिख देते हैं, छात्र, अध्यक्ष, किशोर, नेता, विधाता। मैं उन भिन्न रूपों को आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो बदलते वक्त प्रयोग किए जाते हैं। केवल उन भिन्न रूपों के लिए ही ये एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं। कुत्ता, श्रीमान, बुद्धिमान, और उसके बाद अलावा सन्यासी, कुछ इधर लेते हैं और एक ये हो गया, इसका यहाँ रख लेंगे। तो एक टेबल यहाँ ले लेते हैं, कुछ ऊंट, और बालक, चूहा, कहार, कहार जो डोली उठाते हैं उसे कहार कहा जाता है। तो ये कुछ मैंने भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल आपके सामने लिए। देव, तो अब इनके किस प्रकार से लिंग परिवर्तन होंगे, वो कौन से प्रत्यय लगेंगे, वो सामने आ जाएंगे। वो वैसे वैसे हो तो आप फिर उनके ऊपर वही नियम लगा सकते हैं। जैसे अध्यक्ष का मैंने अध्यक्षा बना दिया। अब ये क्या था, लास्ट में अंतिम ए है। ऐसे पुल्लिंग जिनके पीछे ए हो, उसका एक तरीका क्या है, उसके पीछे आ प्रत्यय लगा के हम उसका लिंग परिवर्तन करते सकते हैं। ऐसे छात्र का छात्रा हो जाता है। और वो जो दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको ऊपर दे ही रखा है, उसमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। तो किशोर का किशोरी हो जाएगा। अभी आपने देखा ये भी अकारांत है, ये भी अकारांत है, ये भी अकारांत है, लेकिन यहाँ मैंने अकारांत का आ से बनाया, यहाँ मैंने वो अकारांत है लेकिन यहाँ मैंने ई बना दिया। किशोर से किशोरी।
अब लेकिन यहाँ देखिए नेता, यहाँ मैंने नेत्री कर दिया, त्रय, तय का त्रय हो गया, तो ये एक और नया है, वो आकारांत है। विधाता का विधात्री, तो ये अलग अलग प्रकार के नियम है। इसके लिए मैं कोई रूल बना दूं कि आकारांत को ऐसे ही बदलना है तो बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पुल्लिंग आकारांत पुल्लिंग है जिनको बदलने का तरीका अलग अलग है। तो ये तो लगभग याद करने जैसी बात, और एक बार पढ़ लिया जाए तो बातें सरल हो जाती हैं। कुत्ता का कुतिया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आई था, लेकिन यहाँ भी आ था, यहाँ भी आ है, ये तो हो गया ये, लेकिन ये कुतिया, ये डबल हट जाएगा, सिंगल हो जाएगा। ये एक नया रूप देखें, श्रीमान का श्रीमती। यहाँ विद्यार्थी ये गलती करते हैं, तय के छोटी की मात्रा लगा देते हैं, तो ऐसा न करें, श्रीमती में तय के बड़ी की मात्रा ही होती है। और लड़कियां भी बुद्धिमान होती हैं, लेकिन उनको बुद्धिमान नहीं कहना चाहिए, लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती। लड़कियों के लिए हमें जो विशेषण है उसको बुद्धिमती कहना चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें बुद्धिमती शब्द का प्रयोग करना है। और सन्यासिनी, सन्यासिनी, तो इस प्रकार से, तो हर एक को बदलने का तरीका भिन्न है। ऊंट का ऊंटनी हो जाएगा, बालक बालिका। अभी देखिए यहाँ एक और भिन्न रूप है, तो अकारांत ही है। चूहा, ये चूहिया हो जाएगा। अब यहाँ देखो मात्रा भी बदल गई है। और इस प्रकार से कहार का कहारिन हो जाएगा, और देव का देवी। तो मैंने अलग अलग प्रकार के रूप आपके सामने रखे कि किस प्रकार से इनको बदला जाए। एक और ले लेते हैं, ध्यान आ रहा है, लाला। अब लाला का ललाइन बनेगा, बिल्कुल अलग प्रकार से है, लाला का ललाइन। ऐसे ठाकुर का ठाकुराइन, ठाकुर का ठकुराइन, इस प्रकार से ठाकुर ठकुराइन। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से हमने लिंग परिवर्तन किए। तो लिंगों के मामले में दो प्रकार की विचारधारा, एक तो ये कि हम इस प्रकार से इनको याद कर लें, दूसरा तरीका मैंने जो ऊपर रखा उस कंसेप्ट को समझ लें कि कैसे हमें बदलना है। रिश्तों का मामला तो बेहद सरल है, मैंने बताया, और प्राणी जगत का मामला भी बेहद सरल है, हम सब जानते हैं। अब मोर का मोरनी याद करने की क्या ज़रूरत है, हमें पता ही है कि भाई उसका जो मादा रूप है वो मोरनी है, क्या याद करना है उसमें। कुछ ऐसी बातें हैं जो शब्द हमें नहीं सुने होते, तो वहाँ याद करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हंस का हंसिनी होता है, भुजंग का भुजंगिनी होता है, नाग का नागिन होता है। अब ये तो सुनी हुई बातें हैं, नागिन सबने सुन रखा है, इसमें क्या बताना है, एक कंसेप्ट दिमाग में आने की ज़रूरत है बस। तो लिंग के मामले में आज इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वचन पर, आज इतना ही।